तीह 40 एकड़ च कमाद की खेती करते हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਜਿਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਹੱਟੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੀਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਪ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ 450-500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਕੱਲੇ ਸਿਹਾੜ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। आज जग कोरोना विषाणूच्या अभूतपूर्व संकटाशी लढा देत आहे। आम्हाला विश्वास आहे की आपण शासकीय निर्देशांचे काळजीपूर्वक अनुसरण करीत आहात आणि आपल्या कुटुंबियांना सुरक्षित ठेवत आहात। या संकटाच्या वेळी नियमित आणि सुरळीत अन्न पुरवठा राखण्यासाठी योग्य पीक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे। FMC गेल्या 100 वर्षापासून आपल्या पीक संरक्षण योजनेसाठी आपला विश्वसनीय भागीदार आहे। आम्ही आपल्या जवळच्या विक्रेत्याजवळ पीक संरक्षण आणि पोषण उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांसह अथक परिश्रम घेत आहोत। कोरोना व्हायरस पासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी डॉक्टर अथक परिश्रम करत आहेत। त्याचबरोबर शेतकऱ्याचे कठोर परिश्रम हे देशाला या संकटाला तोंड देण्याचे सामर्थ्य देत आहे। संयम, वचनबद्धता, FMC। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कपूर आपसे पुनः मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ तकनीकी कारणों से ये जो लाइव सेशन है थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फसल क्रांति के इस प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने मुझे आप तक अपनी बात कहने के लिए यहाँ बुलाया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको इसमें स्वागत करना चाहूँगा इस सेशन में। दोस्तों तो दोस्तों सॉरी टेक्निकल डिफ़िकल्टी जो है वो चलती चली जा रही है। अभी आप लोगों को अगर ये वीडियो दिख रहा हो तो कृपया करके आप एक ज़रा थम्स अप अपना भेज दें। विकास जी आप ही भेज दें अगर आ रहा हो तो। हाँ धन्यवाद, इसका मतलब है कि आ रहा है। तो दोस्तों मैं एक बार पुनः आप सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ जुड़ने के लिए। ये नया टाइम है जबकि हम लोग नई टेक्निक को अपना रहे हैं। तो नई टेक्निक को अपनाने में देखिए सब कुछ आएगी, लेकिन सबको सीखना है और मैं भी सीख रहा हूँ इसको। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों FMC कॉरपोरेशन का मैं डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ। ये कंपनी जो है विश्व में टॉप की 5 कंपनियों में से है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन में कृषि संरक्षण रक्षा के विषय में ये अग्रणी कंपनी है दुनिया में। इस कंपनी के जो उत्पाद हैं उनकी बहुत बड़ी मांग भी है और किसानों में उनकी बहुत बड़ी एक साख भी है। ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कोराजन है, फर्टेरा है, बेनेविया है। ये किसान ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको किसान बहुत ट्रस्ट करता है और इनको बड़े विश्वास के साथ वो अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। और इसका एक कारण है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर दशकों तक मेहनत हुई है और उसके बाद ये उन तक लाए गए हैं। इसी तरह भारतवर्ष में भी ये कंपनी जो है एक अग्रणी कंपनियों में से एक है, और जहाँ पे इन अग्रणी कंपनियों में
सबसे खासियत बात यह है कि ये कंपनी किसान की प्रॉब्लम को किसान के खेत से उठा के पहले अपनी R&D लैब में लाती है और R&D लैब से उसका सोल्यूशन बना के जो कि उसको सूट करता हो उस सोल्यूशन को ले जाकर किसान के खेत में डिलीवर करती है। तो ये जो अप्रोच है कंपनी की वो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच है और एक एथिकल अप्रोच है, यानी कि किसान को सहभागिता के साथ वो ये कार्य को करते हैं। वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि सेफ्टी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, स्थायित्व हो एक उसमें, और कस्टमर सेंट्रिसिटी हो। मतलब जो हमारा कस्टमर है, जो उसको चीज़ चाहिए वो चीज़ उसके पास में हो, जिस तरह का उसको सोल्यूशन चाहिए उस समय का उसको सोल्यूशन मिले। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से भी और अपनी कंपनी की तरफ से आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सब जो मुझे मैसेज डाल रहे हैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बड़ा ये इस समय बड़ा विचित्र सा समय है, काफ़ी बड़े चेंज का समय है। ये विश्व भर में टोटल उठापटक चल रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे विश्व में एक लहर सी है, एक भय का, एक आतंक का एक साया सा छाया हुआ है और उस आतंक का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली है और करीब 10 लाख लोग आज की डेट में उससे अफेक्टेड हैं और ये माना जा रहा है कि ये आज की डेट में एक हफ्ते में, एक महीने में या एक क्वार्टर में जाने वाला नहीं है। ये थोड़ा लंबा खींचने वाला खेल है। तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। ये सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज आ जाएगी। ये जो वायरस है, जैसा आप जानते हैं, चीन में वुहान शहर से शुरू हुआ था, लेकिन आज इसने बड़े बड़े विदेशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, तुर्की हो, सबको धाराशाही कर दिया। भारतवर्ष में भी आज की डेट में हमारे 50,000 लोग ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड हैं और 1800 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसके शिकार में फंस चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये समय ऐसा है जब हमें अपने आप को बचाना है। चाहे आप जो देख रहे हैं वो किसान हैं, या चाहे आप कृषि क्षेत्र में एक डीलर हैं, या आप सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी आप सबसे पहले प्रार्थना ये रहेगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ये समय अपने आप को बचाने का है और अपने आप को बचाते हुए सारे कार्यों को करना है। इसमें दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इसमें साहस जरूर करें पर दुस्साहस ना करें, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बड़ा अहंकारी राक्षस है, ये तब तक आपके पास नहीं आता जब तक आप इसके पास नहीं जाते। तो अपने आप को इससे दूर रखिए। इसके इस्तेमाल करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि पहले तो अपने जो फेस है उसको एक फेस मास्क लगा के रखिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से कोई फेस मास्क खरीदें। आपके पास गमछा होगा, आपके पास कोई भी, आप बेसिकली ये करना है कि आपको जहाँ से आपके अंदर श्वास में कोई भी इन्फेक्शन जा सकता हो उस पोर्शन को आप कवर रखें। एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। किन्हीं भी दो शख्स के बीच में कम से कम 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हाथ को धोते रहें। हर थोड़ी देर के बाद अपने हाथ को साबुन से धोएं और 20 सेकंड तक धोते रहें, और उसको न केवल आगे पीछे से, पूरा चारों तरफ से हाथ को धोएं, क्योंकि ये जब भी हाथों में आप हाथ को हर जगह टच करते रहते हैं और जब उस हाथ को मुंह के पास ले जाते हैं वहाँ से ये वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलने की संभावना बनती है। इसको आप समझते रहें। और अगर आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ी निशानी है कि जब आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगे तो आप समझ लीजिए कि इस समय आपको डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। उसके लिए आप सीधा डॉक्टर्स को बात करें, हेल्पलाइन दी गई है, उनसे बात करें और उनसे आप अपना इसका बहुत ध्यान रखें कि एक तो जब आप अपना हाथ मुंह धो रहे हैं उस समय पानी को भी बचाएं, क्योंकि ये ना हो कि सब हाथ धो रहे हों। बहुत अच्छा सुझाव मुझे आपकी तरफ से आया, धन्यवाद इसके लिए। पानी को भी बचाएं। तो जैसे हाथ, जिस समय आप हाथ को मल रहे हैं, साबुन को हाथ में मल रहे हैं, उस समय पानी को बंद कर लें और फिर खोल के दोबारा से चलाएं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये समय जो है बड़ा रेडिकल चेंज का है। इस समय अभूतपूर्व चेंज हो रहा है जिसको हम में से मेरे ख्याल से किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, और शायद हमारी जनरेशन आगे इसको ना ही देखे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ये पहले प्लेग जैसी बीमारी हुई थी जो हम सुनते थे जिसके बारे में, वैसी ये बीमारी इस बार आई है। और ये हम जो कुछ भी पहले समझते थे कि हम नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसने सबको उठा पटक करके रख दिया। वो नॉर्मल अब ख़त्म हो गया है और ये डिस्टर्ब्ड नॉर्मल जो है ये नया नॉर्मल है। इस
ये टाइम आ गया है जिसको मैं कहता हूं कि बचाव ही इसमें हमारी बचाव है, बचाव ही बचाव कर सकता है। इसको लो टच इकोनॉमी कहा जाएगा आने वाले समय में, कि जहां पे आप कम से कम टच करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को, किसी भी इक्विपमेंट को, और सेफ्टी के साथ टच करेंगे, वो ही समय हमारे को काम में आने वाला है। इस समय में मैं समझता हूँ काफ़ी सारे बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं। जैसे हम लोग बिहेवियर करते हैं उसमें बहुत चेंज हो रहा है। एक तो सबसे पहला बिहेवियरल चेंज है कि एक तो हम लोग सब घरों में बंद हैं, चाहे किसान भी बहुत समय तक घरों में बंद है। एक हमारे मन में आशंका बन गई है, एक डाउट पैदा हो गया है। तो सबसे बड़ा जो रहेगा, एक हाई लेवल मिसट्रस्ट का आ गया है कि हम किसी भी चीज़ को ट्रस्ट नहीं करेंगे आसानी से। तो क्योंकि हम अपने आप को भी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जब तक हम घर में ना रहें अपने आप को। इस समय में दूसरा जो ट्रेंड आएगा वो ट्रेंड ये है कि इंसान अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं की तरफ ध्यान देगा, उन्हीं पे स्पेंड करेगा। अपने आप को, कैश को या अपनी पूंजी को वो बचा के रखेगा, और उसका जो खर्चा होगा वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में या अपनी सेहत की चीज़ों में या अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में, उसी में होगा। तीसरा चेंज जो ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खुद अपने हाथ से करें, उसके ऊपर होगा। क्योंकि आप बाहर वाले को, किसी को यकीन नहीं कर सकते कि जो आपके लिए काम कर रहा है उसके बाद आप करने जाएंगे, अगर वहाँ सफाई ना हुई तो आपको ये वापस आ सकता है। ये तो बिहेवियरल चेंजेस कुछ हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं सभी में ही। घर में रहने से थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन जो इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। इकोनॉमी में जो भारतवर्ष की इकोनॉमी, वैसे तो विश्व की पूरी इकोनॉमी को ये माना जा रहा है कि ये इकोनॉमी ये साल बहुत ही बुरा जाने वाला है। हो सकता है सारे विश्व की इकोनॉमी नीचे आए, सिर्फ भारतवर्ष और चाइना की इकोनॉमी ऐसा लगता है कि शायद ये नेगेटिव में ना जाए, बाकी सब कंट्रीज को नेगेटिव में जाने की संभावना है। भारतवर्ष की जीडीपी को अभी तक लोगों ने 1.25 से लेकर 1.9% तक की जीडीपी फोरकास्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी फोरकास्ट उस हिसाब से है कि कोरोना की जो साइकिल है वो हम लोग तोड़ डालेंगे। अगर ये साइकिल टूट जाती है तब तो ये हमारे पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं तो भारतवर्ष भी नेगेटिव में जाने की संभावना रखता है। इस समय में दूसरा जो बड़ा चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है, लिक्विडिटी का क्रंच आ रहा है, बहुत बड़ा। लिक्विडिटी का क्रंच मतलब ये होता है कि एक तो प्रॉफिट खत्म हो रहे हैं, दूसरा सेल्स खत्म हो रही है, और तीसरा बाजार में जो कैश है, जिसको हम कहते हैं कि जो सरप्लस कैश है, वो नहीं आ रहा है। क्योंकि हर कोई अपने कैश जो भी अगर उसके पास है तो उसको रोक के रख रहा है, क्योंकि इस समय का पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है। कुछ एक इंडस्ट्रीज तो है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है, टूरिज्म है, टैक्सी सर्विसेज हैं, हाउसिंग सेक्टर है। ये सेक्टर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल धाराशायी कर दिए हैं इसने, और ये आने वाले कुछ समय तक इनके वापस उठने की भी संभावना है, मैं समझता हूँ काफ़ी कम है। और देखना है कैसे गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाएगी। अगली जो संभावना आ रही है वो बैंकरप्सीज की आ रही है, डिफ़ॉल्ट्स की आ रही है, कि अभी एक लार्ज स्केल डिफ़ॉल्ट होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि सबके बिजनेस साइकिल अगर रुकते हैं, इसी बिजनेस जो है एक साइक्लिकल गेम है। चाहे किसान अन्न उपजाता है, वो किसी को देता है, वो आगे किसी और को देता है, वो प्रोसेस करके हमको देता है, हम खाते हैं, हम प्रोसेसर को देते हैं, वो पैसा वापस किसान तक पहुंचता है। एक साइकिल है, ये साइकिल बीच में टूटता चला जा रहा है। जैसे जैसे साइकिल टूटेगा, कैश की पोजीशन और दिक्कत में आती चली जाएगी। चाहे मैं बहुत शुक्रिया करता हूं इस समय भारत सरकार का, जिन्होंने खेती को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले कहा कि फार्मास्यूटिकल को और खेती को हम लोग एसेंशियल इंडस्ट्रीज में रखेंगे। इंडस्ट्री अभी भी इस बात की इंतज़ार कर रही है कि उनको भी कोई इंसेंटिव मिले। मैं समझता हूं कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में इंसेंटिव इसके लिए भी आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा, क्योंकि देश के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो एक बहुत बड़े इसमें एक स्टिमुलस को दे पाए इंडस्ट्री को। फिजिकल ग्राउंड्स में भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो भी धाराशायी हो रहा है, और इतनी गुंजाइश नहीं है। एक तरफ से बैंकों को बचाना है बैंकरप्सी से, दूसरी तरफ इकोनॉमी को चलाना है, तो ये सब मुश्किल में पड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक और एलिमेंट आ रहा है, और लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाई चेन एक फिक्स में पड़ी हुई है। सप्लाई चेन में बहुत मुश्किल है। ये भी एस्टिमेट किया था कि 2 लाख से ज़्यादा ट्रक जो है आज की डेट में भी सड़कों पे जाम खड़े हुए हैं।
सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि उन ट्रकों को आगे चलाया जाए, क्योंकि अगर वो घूमेंगे नहीं तो वो रुक जाएंगे, और अगर वो ट्रक रुक जाएंगे तो ये आगे की चेन भी जो है नहीं चलने वाली है। अभी इस समय एक जो उम्मीद है इस समय इकोनॉमी, वो सबसे बड़ी उम्मीद कृषि क्षेत्र से है। एस्टिमेशन नीति आयोग का यह है कि इस साल कृषि क्षेत्र में 3% की बढ़ोतरी होगी। 3% की ग्रोथ का मतलब है कि भारतवर्ष में कृषि का जो रेशियो है टोटल जीडीपी के ऊपर, वो काफ़ी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जीडीपी जो 5.5-6% थी वो घट के 1-1.5% रह जाएगी। इसलिए कृषि का जो रेशियो है जीडीपी में वो काफ़ी ऊपर आ जाएगा। कृषि का अभी तक जो हम कहते थे कि भाई 50% आबादी हमारी जो कृषि पे आधारित है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% है, वो आप देखेंगे इस साल में काफ़ी बढ़ जाएगा। कुछ परिवर्तन जो कृषि क्षेत्र में आने वाले हैं, उसके पहले मैं थोड़ा आपको स्टेटस आज का बता दूं। इस समय जो आज की हालत है उसमें कृषि में हार्वेस्टिंग जो है, पल्सेस की, दलहनों की अच्छी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। उनकी खरीद में कुछ दिक्कतें आई हैं जिसके ऊपर नाफेड और बाकी सब आप पढ़ ही रहे होंगे उसके बारे में। ऑयल सीड्स के ऊपर भी काफ़ी हद तक हार्वेस्टिंग हो रही है। गेहूं की काफ़ी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और होने वाली है। परेशानी इसमें आ रही है कि एमएसपी का जो किसान को मिलनी चाहिए वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। उसके बाद ये जो इतना सब चीज़ें खरीदी जा रही हैं, इनको स्टोर कैसे किया जाएगा, इनको मोबिलाइज कैसे किया जाएगा और इनकी पेमेंट कैसे की जाएगी, ये सब इश्यूज जो है आगे सरकार के सामने है और मैं समझता हूँ कि वो इससे अवगत है, आगे काम करेंगे। इस बीच में क्या हुआ है कि जो पेरिशेबल उगाने वाले फार्मर्स थे, चाहे जो फल सब्जी उगाते थे या पोल्ट्री उगाते थे, मछली का उत्पादन करते थे, मीट का उत्पादन करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा झटका खाया है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा बुरा असर पड़ा है, क्योंकि जो चीज़ बाज़ार में जो उनके खेत से 2 या 3 रुपए में भी नहीं उठ रही है, वो बाज़ार में जाके आज भी 30-40 रुपए बिक रही है। तो जो मिडिल मैन है वो आज भी उतना, वो उसका जो मुंह है और खुलता चला जा रहा है। तो उसको एक बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे राइस का ले लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम लोगों ने इस बार राइस के एक्सपोर्ट में, चावल के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा झटका खाया है। उसका जो गेन मिला है थाईलैंड जैसी कंपनी को, जिन्होंने कि अपना रेट भी बढ़ा दिया है और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा माल डाला है। मैं समझता हूँ कि एक क्रॉप शिफ्ट होने वाला है कि जितने फार्मर जो घबरा रहे हैं वो पेरिशेबल गुड्स को नहीं उगाएंगे, पेरिशेबल कमोडिटीज़ को ना उगाकर फील्ड क्रॉप्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है। लेकिन इसके बीच में अच्छी खबर ये भी है कि एक मानसून इस बार अच्छा आने की संभावना है। तो अच्छे मानसून के साथ मैं समझता हूँ किसान के पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, उसका आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, उसको ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना संतुलन बनाए रखे इस समय, क्योंकि अब उसका टाइम आ रहा है। उसके पास ये ऑकेशन जरूर आएगा जब वो इस साल पैसा कमा सकेगा। सबसे बड़ी परेशानी जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है, वो चेंज ये है कि लेबर में एक बहुत बड़ा मास एक्सोडस हुआ है। लेबर एक तरह से आप समझिए कि पूरा लेबर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो टोटल स्ट्रक्चर था वही ध्वस्त हो गया है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ से हर कोई अपने गांव की तरफ भागना चाह रहा है। तो ये जो लेबर की शॉर्टेज है, इसका असर इंडस्ट्री पे तो पक्का ही पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री पूरे लेबर के लिए, इंडस्ट्री हो या जो सर्विस इंडस्ट्री है, वो लेबर पे जो डिपेंडेंट थी उस पर तो बहुत बड़ा असर पड़ना ही है। कृषि क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे लेबर कम होती जाएगी वैसे वैसे किसान के पास लेबर नहीं है। तो इसमें किसान को नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो निदाई या जो वीडिंग वो अपने हाथ से किया करता था, इस समय वो हर्बिसाइड का उपयोग ज़्यादा करेगा, वीडिसाइड का उपयोग ज़्यादा करेगा, क्योंकि वही करके उसको अपनी फसल को बचाने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रेंड पहला तो यही आने वाला है कि हर्बिसाइड की डिमांड में मैं समझता हूँ एक बढ़ोतरी आएगी। लेकिन हर्बिसाइड की बढ़ोतरी को सही समय पे क्या इंडस्ट्री पूरा कर पाएगी, इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि भारत में एग्रोकेमिकल की जो सप्लाई है उसका 50% से ऊपर वो इम्पोर्ट पे आधारित है। जो टेक्निकल्स इंपोर्ट होते हैं उनसे फॉर्मुलेशन होती है। और हमने देखा कि जैसे ही चाइना में डिसरप्शन हुए, चाइना के नए साल से पहले से डिसरप्शन होने शुरू हुए, उसके बाद में ये कोरोना वायरस आ गया, तो फिर वहाँ पे प्लांट्स बंद हो गए। ये सब के बंद होते होते एक सिचुएशन बन गई कि वो जो बीच में सप्लाई चेन था, जो लगातार वहाँ से माल आता था, यहाँ लोग खरीदते थे और वो फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग में जाता था, आगे ट्रेड में जाता था, तो वो एक साइकिल बीच में टूट गया है।
वो साइकिल टूटने का मैं समझता हूँ कि ज़रूर मार्केट में फ़र्क पड़ने वाला है। इसके अलावा दूसरा फ़र्क ये पड़ने वाला है कि पोर्ट्स के अंदर, जैसे जहाँ जहाँ पोर्ट में इंपोर्ट आता था, उस पोर्ट में माल स्टक हो गया हुआ है। क्योंकि पहले जो एक्सपोर्ट के लिए माल भेजा था, तो जिन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना था, जैसे चावल है, हमने ईरान को मेजर एक्सपोर्ट करना था, लेकिन ईरान बंद था, तो आपने सारा माल पोर्ट पे फंस के रखा है। तो जब तक वो माल फंसा हुआ है, तब तक आप अपने माल को आगे नहीं छुड़वा के अपनी फैक्ट्रियों तक ला सकते। वो सबसे बड़ी एक खामी हुई है, जिससे कि और मटेरियल का आना रुक गया है। उसके बाद में जो ट्रक फंस गए रास्ते में, क्योंकि ट्रक रुक गए रास्ते में और सारे के सारे ट्रक ड्राइवर भाग भाग के अपने गाँव में चले गए, उनको वापस लाना ही अपने आप में एक आफत की काम बनी हुई है। वो कैसे वापस आएंगे, क्योंकि इस समय कोई यातायात का कोई साधन ही नहीं है जिससे कि वो अपने गांव से अपने ट्रक तक वापस पहुंच पाएं। वो एक बड़ी मुसीबत है। इससे तीसरी मुसीबत ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस समय, उसके लिए इनफ लेबर अवेलेबल नहीं है, और लेबर अवेलेबल है भी तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस आज की डेट में इतना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री को कि वो फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन कर सके। वो उसको 33% में से लेकर 50% तक से ऊपर जाने नहीं दे रहे, इस डर के वजह से कि यहाँ पर इससे संक्रमण ना फैले। तो ये एक बड़ी चीज़ बन रही है जिसका दोहरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहला असर तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल में पड़ने वाला है, दूसरा असर लिक्विडिटी में पड़ने वाला है। इसलिए आज मार्केट में कैश इज किंग जो कहा जाता था, उसका समय आ गया है। जिसके पास कैश है वो राजा होगा, वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेगा, वो अपनी टर्म्स नेगोशिएट करेगा, चाहे वो सप्लायर्स के साथ करेगा, चाहे फार्मर अपने परचेजर के साथ करेगा। ये एक नया ट्रेंड आने वाला है। इसका असर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे भी बहुत बड़ा पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्रोकेमिकल बिजनेस होता था, जिसको लार्जली बहुत बड़े वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंट बिजनेस है उसको कहा जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल का बिजनेस है, कि जहाँ पे आप साल भर में माल बनाते हैं और 2 साइकिल में वो माल को आप डिस्पोज कर देते हैं। इतना लिक्विडिटी आज की डेट में किसी के पास होगी नहीं, जिसके पास होगी वो राजा है, अगर उसको माल भी मिल जाता है बनाने के लिए। तो इस समय सारा का सारा ट्रेड उन कंपनियों की तरफ देख रहा होगा जिन कंपनियों के पास में एक संसाधन है, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में अपना प्रोडक्शन है, चाहे टेक्निकल ग्रेड का प्रोडक्शन हो, चाहे जिनके पास अपना इंपोर्ट आ चुका हो, जिनके पास अपना नेटवर्क हो, जिनका नेटवर्क सुदृढ़ नेटवर्क हो, वो कंपनियां बेटर करेंगी। जो दूसरी कंपनियां हैं उनको बहुत मुश्किल आने वाली है। इसमें एक मैसेज जो मार्केट के लिए बहुत क्लियर है, वो मैं समझता हूँ 2 तरह के मैसेज आएंगे। एक कि इस समय मार्केट में बहुत बड़ा डिसिप्लिन आने वाला है। जो भी कंपनी डिसिप्लिन को तोड़ेगी वो कंपनी बहुत बुरी तरह से मार खाने वाली है। तो इसलिए डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप माल को मार्केट में डंप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही माल शॉर्टेज है। अगर आप डंप करेंगे, वो माल बिके या ना बिके उसका भरोसा नहीं, बिक गया तो पैसा आए या ना आए उसका भरोसा नहीं। इसलिए बहुत ही सावधान रह के इस समय बिजनेस करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कंपनियाँ जो कि अपने मार्केट में अपना जो साख बनाए हुए हैं, जिनके पास वो साख वाले प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट चलने वाले हैं। ये एक जो प्रॉब्लम है वो वर्किंग कैपिटल की आने वाली है बहुत बड़ी। इस समय सारे बिजनेसेस अंडर प्रेशर हैं। तो हम लोग जो आजकल प्रयत्न कर रहे हैं भारत सरकार से बात करने की, कि किसी तरह से इस इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया जाए, किसान के लेवल पे वर्किंग कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया जाए, ताकि वो पैसा वापस सर्कुलेशन में आए। भारत सरकार ने काफ़ी पैसा दिया हुआ है किसानों को इस समय, लेकिन वो पैसा वापस सर्कुलेशन में आएगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएगा या एक्सपेंडिचर के तौर पे आएगा, वो अभी समय नहीं आ रहा है। लेकिन एक चुनौती जो इस समय एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए सामने आने वाली है, वो ये आने वाली है कि आप किसान तक अपने ऑप्शन को या अपने सोल्यूशन को कैसे लेके जाएंगे। वो सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि इस समय आप खुद तो किसान के पास जा नहीं सकते। ये इंडस्ट्री 1 to 1 वाली थी, जहाँ पे आप जाते थे, आपकी स्टाफ जाता था, किसान को जाकर ट्रेन करता था, समझाता था, उसके खेत में सब चीज़ें के समझ में देखता था। वो चीज़ें आज की डेट में नहीं होंगी। तो अब इनोवेशन का टाइम आया है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा, और वो कर रहे हैं। मैं इतना भी आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियां हैं इस समय, शायद सभी जो प्रोग्रेसिव कंपनियां हैं
वो लो टच मोड में जा रही हैं। लो टच का मतलब ये होता है कि कम से कम आपके जो फुटप्रिंट्स हैं वो कम से कम पड़ेंगे फील्ड में, लेकिन आप दूर से ही देख के उनके खेत को देख के सो इसमें डिजिटल माध्यमों का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। किसान को अपने मोबाइल फ़ोन को अब हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना होगा। उसको नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एफएमसी कंपनी है, अगर आप देखें तो एफएमसी कंपनी का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर रोज़ नए से नए हर खेत के हर फसल को उगाने के ऊपर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, उसके ऊपर रोज़ एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। तो किसानों को इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जैसे एफएमसी का फेसबुक पेज है, उसको मैं समझता हूँ लाखों से ऊपर फार्मर्स ने ऑलरेडी क्लिक कर लिया। इसी तरह बाकी कंपनियों के भी पेज है, इसी तरह सरकारी पेज भी हैं। तो आपको अब लोग पढ़ाने नहीं आ पाएंगे, आपको पढ़ने जाना पड़ेगा। तो चाहे कंपनियां पहुंचने की कोशिश करेंगी किसानों तक, मेरी प्रार्थना यह रहेगी किसान भाइयों से कि आप आगे बढ़ें, डीलर भाइयों से कि आप आगे बढ़ें, वो नई चीज़ों को आप खुद समझें। बिकॉज अब वो समय नहीं आने वाला इतनी जल्दी जब आप जाके मार्केट में उस चीज़ को समझाएंगे फिजिकली, वो नहीं होने वाला है। सो वो कंपनियां जो अपनी बात को किसान तक पहुंचा पाएंगी वो सक्सेसफुल होंगे। इसी तरह वो किसान जो मार्केट में ई प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर पाएगा वो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। आपने सुना होगा कि ई नाम जो है, जो भारत सरकार ने ई पोर्टल बनाया है कृषि उत्पादों को बेचने का, उसकी संख्या में ऑलमोस्ट 3 गुना वृद्धि की जा रही है। उनको इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसी तरह से जैसे नई संस्थाएं हैं, जैसे अगर आप लिक्विडिटी किसानों के लिए बढ़ाने का एक और साधन भी अवेलेबल है। यदि अपना वो जो माल उत्पादन कर रहे हैं उसको किसी वेयर हाउस में रखकर वो वेयर हाउस को रिसीट को लेके उस वेयर हाउस रिसीट को बैंक के साथ हाइपोथिकेट करते हैं, तो बैंक से वो पैसा ले सकते हैं। इस तरह से वो अपना लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि किसानों के पास एक मेजर शिफ्ट आने वाला है कि जो रिस्क एवर्स किसान है, जो रिस्क नहीं उठा सकते, छोटे किसान हैं, उनका एक शिफ्ट होने वाला है। सब्जियों से, फलों से लेके या मुर्गियों से लेके वो फील्ड क्रॉप्स की तरफ जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल इनकम की तरफ जाएंगे। तो इससे डिमांड पैटर्न चेंज होगा। इसी तरह जो मेजर इंस्टीट्यूशंस बंद हो रही हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ये हैं, उनके बंद होने से भी एक डिमांड के पैटर्न में चेंज आने वाला है। इस समय मैं समझता हूँ किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती रहेगी, क्योंकि मटेरियल मार्केट में शॉर्ट रहने वाला है, इसलिए बहुत बड़ी संभावना ये भी है कि किसान को अपनी आंखें खोल के रखना पड़ेगा। क्योंकि इस समय अगर उसको सही आंखें खोल के ना परचेज किया तो वो धोखा खा सकता है। क्योंकि ये वो समय है जिस समय बहुत से लोग मार्केट में इनडिसिप्लिन फैलाने की कोशिश करेंगे, स्पूरियस प्रोडक्ट डालने की कोशिश करेंगे। इस समय फार्मर्स को चाहिए कि वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है वो खरीदे, जो ट्रस्टेड ब्रांड है उसको खरीदे, ट्रस्टेड जगह से खरीदे, बिल के अगेंस्ट खरीदे। उसका जब भी उत्पाद करे तो कंपनी को फ़ोन करके पूछे कि ऐसे मैं उत्पाद SMS का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो समझे। उसको अपने आप को इस समय 2-1 रुपये बचाने की कोशिश न करके अपने आप को बचाने की कोशिश करनी होगी, अपनी पूरी खेती को बचाने की कोशिश करनी होगी। इसलिए वो करना पड़ेगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि एक चेंज जो आने वाला है वो आने वाला है कि मार्केट में FPOs जो बन रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बन रहे हैं, उनका एक नया रोल खुलेगा। इसी तरह से कोऑपरेटिव्स का एक नया रोल खुलने वाला है। ये नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे क्योंकि ये किसान के सबसे करीब है। FPO तो किसान खुद ही है, तो किसान अपने आप में ही एक परचेजर बन जाएगा और अपने आप में ही एक सेलर बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस समय किसान को आवश्यकता है, या जो ट्रेड वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, गवर्नमेंट वाले लोग हैं, उनको ये ज़रूरत है कि वो FPOs को स्ट्रेंथन करें। FPO को आप जितना स्ट्रेंथन करेंगे वो लोग उतना ही स्ट्रांग बनेंगे और वो आपके बिजनेस को, चाहे वो आप किसान हो चाहे इंडस्ट्री हो, वो उतना ही बड़ा करेंगे। एक और परिवर्तन मैं जो देख रहा हूँ या देखना चाहता हूँ वो सरकार के ऊपर है, एक्सटेंशन एजेंसीज के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि इस समय जो सरकार है वो एज ए पार्टनर आना पड़ेगा उसको सामने, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ भी, किसानों के साथ भी, और बाकी जो इदारे हैं उनके साथ एक
अपने रिसोर्सेज को पूल करके जॉइंट कैंपेन करना पड़ेगा सेफ फूड के लिए, लो इंटरफेरेंस रखना पड़ेगा मार्केट की जो डायनेमिक्स है उसके साथ। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए चाहे चैलेंज बहुत है पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खुल रही है अगर हम लोग नई तकनीक को अपनाते हैं। अब जैसे ड्रोन का इस्तेमाल है वो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आने वाला, जो हम लोग सोचते थे 2 साल बाद आना है, मैं समझता हूं अभी ही आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि शायद ये भी हो सकता है कि इसी सीज़न में आ जाए या अगले सीज़न में आ जाए। इसी तरह से जो प्रिसीजन फार्मिंग है, जहाँ पे कि आपको खुद खेत में सब कुछ नहीं कर रहा है, आपके लिए IoTs लगे होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो आपके पॉड्स लगे हैं, जो सेंसर्स लगे हैं, वो सब देखेंगे। आप ड्रोन से फोटो खींचेंगे आपके खेत की, आपको बताएगा कि खेत में क्या परेशानी है, तो उसका आप निदान करें। ये चीज़ों का अडॉप्शन जो हम सोच रहे थे कि आज से 4-5 साल के बाद आएगा, मैं समझता हूँ कि उनका टाइम श्रिंक होके 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वो सारी तकनीक नहीं आएंगी। ये तकनीकें आने से एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी एक मूलभूत परिवर्तन आएगा कि ये जो डीलर मॉडल है वो डीलर मॉडल सर्विस मॉडल में भी कन्वर्ट हो सकता है, कि जहाँ पे फार्मर कहेगा कि मुझे तो प्रति एकड़ आप मेरी क्रॉप को बचाने का आप क्या लोगे, तो आपको X प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, Y प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, Z प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उस पर डिपेंडेंट न रह के वो आप पूरे के पूरे किसान को आप एक पोर्टफोलियो दे देंगे। आप कहेंगे कि भाई मैं ही आपको पूरे खेत की सुरक्षा करके दूंगा, यदि मैं नहीं दूंगा तो मैं आपको उसकी भरपाई करूंगा। इसी तरह से इंश्योरेंस क्षेत्र का एक बड़ा रोल कृषि क्षेत्र में आने वाला है, जिसका एग्रोकेमिकल को बीच में इन्वॉल्व होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि ये समय है जबकि जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं कृषि के क्षेत्र में, चाहे इरिगेशन कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनी है, एग्रोकेमिकल कंपनी है, इन सबको भी मिलजुल कर किसान के साथ जुड़कर FPOs के साथ, कोऑपरेटिव्स के साथ, डीलर नेटवर्क के साथ मुड़ के इन सबको आगे बढ़ने का एक प्रयास करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। इसके साथ मैं समझता हूं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ये भी आ रही है कि चाइना में जो डिसरप्शन आ रहा है, कि चाइना से लोग थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सप्लाई चेन को डी रिस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारतवर्ष के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खोल रहा है कि क्या वहाँ पे जो कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है उनको भारत में ला सकते हैं क्या जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन है उसमें भारत की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते से बहुत एनकरेजिंग इनिशिएटिव लेने शुरू किए हैं। मैं समझता हूं जैसे ही ये पॉलिसी क्लियर होगी काफ़ी सारी कंपनियां भारत में आएंगी, उनके आने से भारत में प्रोडक्शन का एक नई लहर आएगी, एम्प्लॉयमेंट की एक नई लहर आएगी, और ये सब डिपेंड करेगा कि हम क्या पॉलिसी बनाते हैं। मेरा भारत सरकार से भी अनुरोध ये रहेगा और भारत की इंडस्ट्री से भी अनुरोध ये रहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फ़ायदा उठाया जाए। हम जितनी भी विदेशी इन्वेस्टमेंट है जो आज समय चाइना में जा रहा है उसको भारत में अट्रैक्ट करें। आज की डेट में वो वियतनाम चला जा रहा है, थाईलैंड चला जा रहा है, उसको भारत में कैसे लाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुत मौका बहुत देर तक रुकने वाला नहीं है। तो जैसे ही हम उसको यहाँ पे ले आएंगे एक नई अपॉर्चुनिटी वो खोलने वाला है। तो इसके साथ ही मैं एक और भी चीज़ जो कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की आने वाली है, कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में चाइना में माल बनाने चली जाती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए इंडिया में आ सकती हैं। इंडियन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टाई अप कर सकते हैं कि भाई साहब आप बनाओ, हम आपसे खरीद लेंगे माल, या इंटरमीडिएट्स बनाने हैं इंडिया में बनाओ। या तीसरा, जैसे बल्क ड्रग्स के केस में भारत सरकार एक पॉलिसी लाने जा रही है फार्मास्यूटिकल के केस में, जहाँ पे न केवल बल्क ड्रग बल्कि उनके इंटरमीडिएट्स की भी इकोसिस्टम को कैसे भारत में लगाया जाए, वही इकोसिस्टम अगर सरकार एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी कर दे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी क्रांति की ओर मैं देख रहा हूँ एग्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए। और मैं पर्सनली बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस सारी जो ये चक्कर धूम चल रहा है इसके बीच में से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतवर्ष के लिए आ रही है, भारतवर्ष के किसानों के लिए आ रही है, इंडस्ट्री के लिए आ रही है, साइंसदानों के लिए आ रही है, स्टार्टअप्स के लिए आ रही है, किसानों के इनिशिएटिव्स के लिए आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इस सब अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप सब मिलकर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें। भारतवर्ष को हम जो हमने कहा कृषि प्रधान है, तो आज कृषि ही लीड करे हमारी GDP को वापस। ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सबका इस मंच पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फसल क्रांति का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आकर
अपने विचार आपसे साझा करने का मौका दिया। और आपके इस बारे में कोई भी सुझाव हो, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे या फसल क्रांति के फेसबुक पेज पे भेजें। ये इन सुझावों के साथ मैं रोज़ ही गवर्नमेंट के किसी न किसी ऑफिशियल से बात करता रहता हूँ। आपके सुझावों को मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को सेफ रखिए, भारतवर्ष को सेफ रखिए, कृषि को सेफ रखिए और एक नए सेफ एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ें। हम लोग एक नए भारत की तरफ बढ़ें जहाँ पे न्यू नॉर्मल विल बी सेफ इंडिया, हैप्पी इंडिया एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।